जागतिक महिला दिन के अवसर पर हर जगह महिलाओं के सम्मान में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं के सबलीकरण एवं सक्षमीकरण के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं जागतिक महिला दिन के अवसर पर चंद्रपुर जिले के मशहूर अस्थि रोग शल्य चिकित्सक तथा बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित, जो कई निःशुल्क शिविर मरीजों के लिए ग्रामीण अंचल में ले चुके हैं, उन्होंने सिटी न्यूज प्रतिनिधि से बातचीत के दौरान महिलाओं को हड्डियों से संबंधित बीमारियों के संबंध में जानकारी दी। साथ ही इसका निराकरण किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन प्रैक्टिसिंग एट बालाजी हॉस्पिटल, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। आज जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं, मेरे परिवार और मेरे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ की ओर से आप सभी को जागतिक महिला दिवस की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। तो महिला दिवस के इस मौके पर आइए हम लोग डिस्कस करें हमारे देश की महिलाओं को एक उम्र के बाद होने वाले सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है जॉइंट पेन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जॉइंट पेन, इट इज़ स्पेसिफिकली and very particularly knee joint pain, which is the commonest cause of morbidity in our country among females and especially among postmenopausal females. माहवारी बंद होने के बाद हमारे देश में नी जॉइंट पेन, घुटने का दर्द सबसे ज़्यादा कॉमन है बाकी सारे जोड़ों की तुलना में। देखिए, मोटा मोटा देखें तो अर्थराइटिस क्या होता है। अर्थराइटिस इस जोड़ों का घिसना। आपका ये घुटने का जोड़ जो है, इसका आपस में घिसना इज अर्थराइटिस। ये एक नॉर्मल डीजेनरेटिव चीज़ भी हो सकती है। अर्थराइटिस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला, डीजेनरेटिव अर्थराइटिस, यानी नॉर्मल एज के साथ जो घुटनों का घर्षण होता है, घुटने की हड्डी का घर्षण होता है, उसकी वजह से जो होने वाला पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, मतलब दर्द है, सूजन है और कड़क होना है, उसको कहा जाता है डीजेनरेटिव अर्थराइटिस, या फिर और साइंटिफिक शब्दों में ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा अर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस जोड़ों के अंदर की सूजन के कारण, या फिर और साइंटिफिक लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो ऑटो इम्यूनिटी के कारण डेवलप होने वाला अर्थराइटिस है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। ये अपेक्षाकृत जल्दी होता है। फीमेल्स में इसका प्रमाण और भी ज़्यादा है। यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंपेयर किया जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस ही अपने आप में फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, बट इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस इज़ इवन मोर कॉमन इन फीमेल्स। इसके भी कई प्रकार होते हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट प्रकार है, जो मोस्ट कॉमन जिसे हम कहते हैं, वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे साधारण शब्दों में हम आमवात कहते हैं। अगला प्रकार है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगला है सोरियाटिक अर्थराइटिस, और सबसे कम कॉमन हो सकता है ल्यूपस अर्थराइटिस। तो दोस्तों, यदि कोई पेशेंट नी जॉइंट पेन के लिए हमारे पास आता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हम देखते हैं कि उसको तकलीफ़ क्या है। उसका बराबर घुटनों को एक्सपोज करके एग्जामिन किया जाता है, और उसके बाद उसका एक एक्सरे किया जाता है। एक्सरे ज़रूरी है कि एक्सरे खड़े होके हो, एक्सरे वेट बियरिंग पोजीशन में हो, एक्सरे सोते वक्त न हो, ताकि हमको पता चले कि जब व्यक्ति चल रहा है, जब व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिस वक्त पे उनको सबसे ज़्यादा दर्द है, उस वक्त अंदर घुटनों में क्या प्रक्रिया चालू है, या फिर उस वक्त घुटनों में बायोमैकेनिक्स क्या होते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है एक्सरे खड़े होकर करना। लक्षण की बात की जाए तो जैसा मैंने आपसे कहा, मुख्यतः 3 लक्षण हैं: दर्द, सूजन और स्टिफनेस, जिसे हम कहते हैं पैरों का कड़क होना, पैरों का पूरी तरह सीधा ना हो पाना या पूरी तरह बेंड ना हो पाना। और मोस्ट कॉमन जॉइंट, आप उस ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें, सोरियाटिक अर्थराइटिस, विभिन्न इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जॉइंट जो इसमें असर होता है, सबसे ज़्यादा होने वाला जॉइंट है नी। इसके लिए हमारा आज का जो टॉक है, हमारा जो आज का ये वीडियो है, ये मोस्ट फोकस्ड रहेगा नी अर्थराइटिस पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले
फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट का एक एक्सरे किया जाता है और अधिकांश केसेस में डूइंग एन एक्सरे इज इनफ। एक एक्सरे करना हो जाता है, हमें एक डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करने के लिए ही एक एक्सरे काफ़ी होता है। देखिए, एक्सरे करने के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी आर्थराइटिस को 4 विभिन्न ग्रेड्स में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रेड 1 सबसे कम, ग्रेड 2 उससे ज़्यादा, ग्रेड 3 उससे ज़्यादा और ग्रेड 4 सबसे ज़्यादा। ग्रेड 1 में आपका एक्सरे इज नॉर्मल और नियर नॉर्मल। हाँ, यदि आपका एमआरआई किया जाए तो उसमें आपको कार्टिलेज का घर्षण दिखाई देगा। कार्टिलेज मतलब हमारे जॉइंट के बीच में जो गैप होता है उसमें एक गादी होती है, उस गादी का घर्षण आपको एमआरआई में दिखाई देगा। ग्रेड 2 में जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो जाती है। ग्रेड 3 में हड्डी एक दूसरे से टकराने लगती है और ग्रेड 4 में जॉइंट स्पेस कम होती है, हड्डी एक दूसरे से टकराती है और हड्डी सटक जाती है, मतलब जॉइंट सबलक्सेट हो जाता है, जॉइंट डिसलोकेट सरीखा हो जाता है। मुख्यतः यदि देखा जाए मोटे तौर पे ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 कैन बी ट्रीटेड मेडिकली एंड बाय कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का अर्थ होता है मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, सम डाइट इंप्रूवमेंट एंड आपका पेन कंट्रोल उससे हो जाता है। बट यदि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हो तो अधिकांश केसेस में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट काम नहीं करता है। अधिकांश केसेस में ग्रेड 3 एंड मोर ओवर इन ग्रेड 4 आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट न लेते हुए बहुत बार, यदि मैं कहूँ 95% से ज़्यादा बार तो गलत ना होगा, आपको सर्जिकल मैनेजमेंट का साथ लेना पड़ता है। अब मैं आता हूँ ऑपरेशन के बारे में। यदि सर्जिकल मैनेजमेंट जिस पे हम पहुँच गए थे उस पे और डिस्कशन करने के लिए, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में मोस्ट कॉमन, मोस्ट रिवॉर्डिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग सर्जरी फॉर द सर्जन एज वेल एज फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए और सर्जरी करने वाले डॉक्टर के लिए, उनको सबसे ज़्यादा पूर्णता देने वाली सर्जरी कोई है तो वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट जब किसी पेशेंट के लिए डिसाइड किया जाता है, जब पेशेंट को समझाया जाता है, तो उसके बाद जब उनकी ऑपरेशन की तैयारियां होती हैं तो हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं उनके ब्लड में खून की मात्रा देखने के लिए उनके ब्लड में खून की मात्रा देखने के लिए, ये चेक करने के लिए कि शुगर की मात्रा कितनी है, किडनी का कार्य कैसा है, लिवर का कार्य कैसा है और अन्य टेस्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे ईसीजी, 2D इको या डोबुटामाइन स्ट्रेस टेस्ट। लेकिन इसका जो डिसीजन है वो जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, मतलब पेशेंट को ऑपरेशन के वक्त जो भूल देने वाले डॉक्टर होते हैं, इनके कंसल्टेशन के बाद ही इसे डिसाइड होता है। हर केस में 2D इको या डोबुटामाइन स्ट्रेस टेस्ट नहीं लगता, पर क्योंकि ये ऑपरेशन जो है अधिकांश बार बूढ़े व्यक्तियों में या फिर जिनकी एज 60 या 65 साल से ज़्यादा है, इनमें किया जाता है, इसके लिए टू बी वेरी श्योर ऑन द टेबल कभी कभी 10% केसेस में ये टेस्ट करने की आवश्यकता होती है। अब ये सब टेस्ट उचित आने के बाद ऑपरेशन से एक दिन पहले या फिर ऑपरेशन के दिन सुबह पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को ओटी में लेकर के एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल प्लस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या फिर इन वेरी रेयर केसेस जनरल एनेस्थीसिया। अधिकांश पेशेंट्स को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया सफाइसेस फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर अंडरगोइंग TKR। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अथवा पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए भी स्पाइनल प्लस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी अच्छा सिद्ध हुआ है। ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है, उसके बाद जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है जो हमने ऑपरेशन के वक्त दिया होता है, उसमें से इंजेक्शन दे करके ऑपरेशन के बाद के पेन को काफ़ी कम किया जा सकता है
और ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द पेशेंट को उसके पैरों पर खड़ा करके पेशेंट को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बहुत ही कम केसेस में जनरल एनेस्थीसिया मतलब बॉडी को, पेशेंट को पूरा सुन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। ये अधिकांश बार नहीं होता है। ऐसा समझिए 100 में से 1 केस में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता होती है। अब मैं इस सर्जरी के बारे में आपको बता दूं। सर्जरी का नाम है टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट में घुटने का जो खराब हिस्सा है, जो घिस गया है, जिस हिस्से का घर्षण हो गया है, उसे निकाला जाता है और उसकी जगह कृत्रिम सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में उसकी जगह एक कृत्रिम सांधा लगा दिया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ये कृत्रिम सांधा मुख्यतः 2 मटेरियल से बना होता है, टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोमियम। दोनों मटेरियल से उपलब्ध कृत्रिम सांधों की हमारे पास 35 से 40 साल की स्टडीज उपलब्ध हैं और दोनों के रिजल्ट्स हैव बीन एक्सट्रीमली गुड। दोनों के जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे रहे हैं। रही बात ये जो हम कृत्रिम सांधा लगाते हैं इसकी लाइफ की, तो इसकी लाइफ मुख्यतः 15 या 20 साल की होती है। कुछ केसेस में ये 30-35 साल तक भी रहता है। बट पेशेंट को समझाते वक्त जब जो अवेलेबल डेटा है, अवेलेबल लिटरेचर है, तो 99.9% पेशेंट्स में ये 15 से 20 साल तक उचित कार्य करता है। कभी कभी दोनों घुटने भी साथ में रिप्लेस किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। अधिकांश बार एक घुटने का ऑपरेशन होता है और यदि दूसरे घुटने में पेन हो, दूसरे घुटने में दर्द हो, दूसरे घुटने में उतनी ही तकलीफ हो और एक्सरे पे भी हमें दिख रहा है कि दूसरे घुटने में भी उतनी प्रॉब्लम है, तो अधिकांश बार उसका ऑपरेशन 6 से 8 हफ्तों बाद होता है। ऑपरेशन के बाद व्यक्ति को आईवी एंटीबायोटिक्स, पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर और एंटासिड ज़रूरत अनुसार दिए जाते हैं और एक 48 से 72 घंटे मतलब कि 2 या 3 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। पेशेंट ऑपरेशन के दिन, उसी दिन जिस दिन उनका ऑपरेशन हुआ है, खड़े हो सकते हैं, पैर ऊंचा उठा सकते हैं, पैर मोड़ सकते हैं और सपोर्ट के सहारे, मेरा कहने का मतलब है वॉकर के सहारे चल सकते हैं। चलने में उन्हें वॉकर का इस्तेमाल पहले 15 से 20 दिन तक करना होता है और अधिकांश पेशेंट्स 15 से 20 दिन के बाद विदाउट सपोर्ट चल पाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं। पेशेंट को डिस्चार्ज के पहले स्टेयर्स भी चढ़ाया जाता है। अमूमन ये हम तीसरे दिन करते हैं। मित्रों, जैसा मैंने आपसे कहा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, पूर्ण सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया, ये ऑर्थोपेडिक्स की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज है। इसका हमारे पास लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और दोनों पेशेंट को और सर्जन को बहुत ही ज़्यादा रिलीविंग एंड पूर्णत्व देने वाली ये सर्जरी है। बहुत सेफ सर्जरी है ये, पर हमें इसके बाद, सर्जरी के बाद कुछ चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। सर्जरी के बाद आप पैर मोड़ करके, मेरा मतलब मांडी डाल करके नहीं बैठते हैं और आप इंडियन टॉयलेट में नहीं जाते हैं, मतलब उखड़ू नहीं बैठते। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट ऐसा नहीं कर पाता। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मांडी डाल के बैठते हैं, जो इंडियन टॉयलेट जाते हैं, पर मेरी तरफ से मैं और कोई भी लिटरेचर ये रिकमेंड नहीं करता कि ऐसा लंबे वक्त तक किया जाए या फिर किसी भी बार किया जाए, क्योंकि यदि आप ऐसी चीज़ करेंगे, आप यदि मांडी डाल के बैठेंगे, यदि आप इंडियन टॉयलेट में जाएंगे, तो आपका घुटना जो है, जो कृत्रिम घुटना में हम लोग लगाते हैं, वो भी जल्दी घिसेगा और 15 से 20 साल के पहले ही फेल हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद आपको 1 से 2 महीने का फिजियोथेरेपी लग सकता है। अमूमन एक 45 दिन का फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं, पेशेंट का जॉइंट काफ़ी अब उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में आ जाता है। देखिए, यदि मुझे पूछा जाए कि टोटल नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको पेन किलर नहीं लेनी पड़ती। जो पेन किलर होती है हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं,
उसकी वजह से किडनियाँ खराब हो जाती हैं, पेशेंट को डायलिसिस चालू हो जाता है, पेशेंट की बॉडी में सूजन आ जाती है और अन्य प्रॉब्लम होते हैं। इवन एक मिसकंसेप्शन, एक गलत धारणा है लोगों में कि जो पैरासिटामोल की गोली है या फिर जो क्रोसिन की गोली है वो पूर्णतः सेफ है, उससे कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश में लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर प्रत्यारोपण का सिरोसिस ऑफ लिवर के बाद सबसे बड़ा कारण है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल से आपके लिवर पे असर पड़ता है, आपके पेट पे असर पड़ता है, और इसका अत्यधिक सेवन अवॉइड करिए। इन दिनों कुछ नए एडवांसेस आए हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में, जो कि डेली डेवलप हो रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम कम से कम लेंथ ऑफ इंसिजन, मतलब कम से कम टाका लेते हुए ये सर्जरी कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द कम से कम हो और उनका रिहैबिलिटेशन, मतलब उनका नॉर्मल स्वरूप, नॉर्मल लाइफस्टाइल में आना उतना ज़्यादा सुलभ हो। दूसरा है कि और भी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल अप्रोच से ये सर्जरी की जाती है। ट्रेडिशनली जो मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड अप्रोच है वो है मीडियल पैरापटेलर अप्रोच, जिसमें आपके घुटने का जो स्नायु है, घुटने के सामने वाला जो क्वाड्रिसेप्स नाम का स्नायु है, उसको बीच में से काटा जाता है। क्वाड्रिसेप्स नाम की जो मांसपेशी है उसको बीच में से काटा जाता है। पर इन दिनों कुछ नई अप्रोचेस आई हैं, जैसे मिडवास्टस अप्रोच, सबवास्टस अप्रोच, जिसमें घुटने के आगे के स्नायु को बीच में से न काटते हुए उसके साइड से घुटने के अंदर जाया जाता है, जिससे सर्जिकल ट्रॉमा कम से कम होता है और पेशेंट का रिहैबिलिटेशन, जैसा मैंने कहा, उससे ज़्यादा फास्ट होता है। पेशेंट का ऑपरेशन के बाद तकलीफ उतनी कम होती है। ये सारी सुविधा मित्रों मैं डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित मेरे हॉस्पिटल में, बालाजी हॉस्पिटल चंद्रपुर में उपलब्ध करता हूँ। ये सारी सुविधा आप लोगों सबके लिए अवेलेबल है अत्यल्प दरों में, और फ्री टू गेट बैक टू मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। आपको यदि इसके बारे में कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो बिल्कुल फ्रीली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये देख रहे हैं उस पर कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल कम एंड आई विल रिप्लाई यू। आप जस्ट डायल पे भी मेरे प्रोफाइल में जा सकते हैं। आप मेरी जो वेबसाइट है balajihospitalchandrapur.com, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। एनी वे यू कमेंट, माई रिप्लाई विल बी देयर। ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।